हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। रिविजिटिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इसमें हमारा टॉपिक है। हम इसमें प्रूव क्या करने जा रहे हैं? इर्रेशनलिटी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ये बेसिकली है क्या? देखो, आप लोगों ने 9th क्लास में रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था, हमने ये पढ़ा है उस चैप्टर में कि हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो P अपॉन Q फॉर्म में नहीं होते हैं। हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं जो कि एक ही कैटेगरी में आते हैं, और वो दो तरह के नंबर्स जो हमारे पास होते हैं, वन आर इरेशनल एंड दूसरे जो हमने पढ़े थे वो होते हैं रैशनल नंबर्स। सभी जानते हैं रैशनल नंबर्स हमारे पास हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में आते हैं, जिसमें Q हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं होता। और जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ये कभी भी P अपॉन Q फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, अब हमने जो चीज पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं हमारे पास। जैसे कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर का स्क्वायर रूट हो गया, जैसे √3 पढ़ा था हमने वहां पे 9th क्लास में, √2 पढ़ा था, √5 के बारे में पढ़ा था। हमने एक और इरेशनल नंबर के बारे में जाना था जिसको हम बोलते हैं पाई। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हमें, चलो इतना तो हमें पता था कि ये जो है ये इरेशनल है, लेकिन इस आपकी क्लास 10th में हम इनकी इरेशनलिटी को प्रूव करने वाले हैं कि ये किस तरह से हमारे पास इरेशनल हो सकते हैं। ओके, तो पाई की नहीं पढ़ेंगे हम यहां पे, बट ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है उसके स्क्वायर रूट को किस तरह से हम इरेशनल बोल सकते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले बच्चों आपको इसके बारे में, रियल नंबर्स के बारे में, रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। मैं इस वीडियो को इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपके जो भी इस लेक्चर की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डायरेक्टली वहां से इस वीडियो को ओपन करके इसको पढ़ सकते हो, इसको देख सकते हो। ठीक है, यहां से आपको सीखना है। इस वीडियो में मैंने सब एक्सप्लेन करके रखा है कि इरेशनल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है, और इनके अलजेब्रास को हम किस तरह से देखते हैं, क्या क्या उसमें सब है, वो सब कुछ आपको यहां पे पढ़ना है। ओके, तो ये आपको देखनी है वीडियो इस इंट्रोडक्शन को देखने से पहले। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सबसे पहले जो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स में सबसे पहले जो चीज हम पढ़ेंगे, एक थ्योरम है। थ्योरम, इस थ्योरम को ध्यान से समझिएगा। क्या है ये थ्योरम? कहते हैं कि इफ P इज अ प्राइम नंबर, P जो है वो एक प्राइम नंबर है, और P किसको डिवाइड कर रहा है? डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ A, यानी कि A स्क्वायर। देन अगर ऐसा होगा तो P डिवाइड करेगा, डिवाइड्स A ऑल्सो। A कौन है? वेयर A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपके पास हो सकता है। तो ये थ्योरम कहती है कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड करेगा, दैट्स इट। मगर P कौन होना चाहिए? P एक प्राइम नंबर होगा हमारे पास। अगर P एक प्राइम नंबर होगा, P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये इस थ्योरम का मतलब है। अब देखते हैं, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहने का मतलब है इनका। देखेंगे, हम कहते हैं हमारे पास एक प्राइम नंबर है 2 डिवाइड करता है 64 को। क्या 2 64 को डिवाइड करता है? यस, करता है, क्योंकि 64 एक इवन नंबर है तो 2 डिवाइड करेगा। अब 64 किसका? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास ये 2 है, अगर ये 64 को डिवाइड कर रहा है तो ये किसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है? 8 के स्क्वायर को, क्योंकि 64 जो है दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और किसका स्क्वायर होता है? ये 8 का स्क्वायर। 8 8 जा 64। तो अगर 2 8 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देन
2 डिवाइड करेगा 8 को भी, तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा, 8 को भी डिवाइड करेगा। इसका यहां पे यह मतलब है, जिसमें हमारे पास जो p है वो 2 है इस समय, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और 8 जो है, 8 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, जिसका स्क्वायर कौन था, 64 था, और इस तरह से, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझेंगे, अगर 3 डिवाइड करता है 900 को, यस एग्जैक्टली 3 900 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 930 का स्क्वायर होता है हमारे पास, ठीक है। 900 किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है। तो अगर 3 900 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 3 30 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 किसको डिवाइड करेगा, डिवाइड्स 30, तो 3 किसको भी डिवाइड करेगा, 30 को भी। तो यस, अगर हम देखें 3 10 30 होते हैं, डिवाइड करता है इसको ये। तो दिस इज द थ्योरम जो कि आपको, जिसका हम यूज करेंगे हमारे आने वाले क्वेश्चंस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा और इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो थ्योरम 1.4 क्या है, √2 इज इर्रेशनल। प्रूव करेंगे इसको कि √2 क्या है, इर्रेशनल है। तो बच्चों, इसका प्रूव लाने के लिए जो हम मेथड यूज करने वाले हैं, दिस मेथड इज नोन एज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये मेथड हमारे मानने पे चलता है। मतलब ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि हम अपने से कुछ मान लेते हैं और उसको सही मान लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि चलिए छोड़िए, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ये मेथड क्या है बेसिकली, इस मेथड में हम अपने से कोई चीज जो कि नहीं होती है, हम उसको मान लेते हैं कि ये हो सकती है ऐसी, और हम अपने आप को ही गलत प्रूव करते हैं, ठीक है। देखेंगे, हमें प्रूव क्या करना है कि √2 जो है ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। हम अगर इसका हम मान लें कि ये इर्रेशनल नहीं है, तो इर्रेशनल के अलावा कौन सा होगा, ये रैशनल होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में इसमें हम देखेंगे, हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम √2 इज नॉट इर्रेशनल, या इसको मैं सीधा लिखता हूं, इज रैशनल। हमने एज्यूम कर लिया कि √2 क्या है, रैशनल है। और आप सभी को पता है जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की। देयरफॉर √2 इज ऑफ फॉर्म P/Q, where Q not equals to 0, and P and Q are कोप्राइम्स। अब आपको पता है कोप्राइम्स क्या होते हैं, मैंने पिछली एक्सरसाइज में समझाया था, यहां पे मैं फिर से रिपीट करूंगा उसको, और बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम वाली वीडियो में भी मैंने ये चीज समझाई हुई है। कोप्राइम्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के बिना और कोई भी नहीं हो सकता, मतलब कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 होता है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 को छोड़ के, ठीक है। अब यहां पे P और Q कोप्राइम क्यों है, इसका मतलब सबसे पहले जानना है आपको कि क्या है इसका रीजन। देखेंगे, P और Q जो जब भी हम किसी भी रैशनल नंबर की बात करते हैं, वो रैशनल नंबर हमेशा हमारे पास अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है। आप लोगों को सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब पता होगा कि सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या होता है। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब आप बचपन में करते थे, आप लोग क्या करते थे, आपको रैशनल नंबर्स दिए जाते थे और कहा जाता था कि सिंप्लीफाई देम, तो आप क्या करते थे, जो उनमें कॉमन फैक्टर्स होते थे आप उनको काट देते थे। जैसे कि मैं आपके सामने एक नंबर रखता हूं 4/28, ठीक है। आप सभी को पता है कि 4 1 4 होते हैं और 4 7 28 होते हैं, तो 1/7 इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म कहलाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया, जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर था 4, उससे दोनों को डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी कर दिया और डिनोमिनेटर को भी कर दिया। अगर हम आसान शब्दों में कहें, हमने इसको काट दिया, तो जो इसमें कॉमन फैक्टर था 4, उसने क्या किया, इन दोनों को काटा। कैसे, देखो, 4/28 को इस तरह से लिख सकता हूं कि 4 × 7, अब कॉमन फैक्टर कौन है दोनों में, 4, बचा कौन, यहां पे 1, यहां पे 7, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1/7।
अब जो यहां पे हमें 1/7 मिल रहा है, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलेंगे। क्यों सिंप्लीफाइड फॉर्म बोल रहे हैं, बोलने के काबिल बन रहे हैं? क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के सिवा और कुछ भी नहीं है। 1 1 1 7 1 7, और कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे हम इन दोनों को आगे काट सकते हैं। अगर मैं इसको देखो 4 और 28 को 4/28 को मैं ऐसे भी तो एक्सप्रेस करवा सकता था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। 2 2 जा 4, 7 जा 28, 2 2 जा 4, तो एक कॉमन फैक्टर काट के मैं यहां पे लिख दूं अगर 2/14, तो क्या ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी? ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी भी इन दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, एक कॉमन फैक्टर है और वो कौन है? 2 है। उससे जब हम इसको काट के इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, ये फाइनल आंसर जो है ये हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म देगा। इसको बोलेंगे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म। और उस समय हम क्या बोलेंगे कि यहां पे 1 और 7 जो है ये क्या है? को प्राइम्स है, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है हमारे पास। और इसी सिनेरियो में अगर हम देखें 4/28, ये भी P/Q फॉर्म में है, तो लेकिन इसको जब हम ओरिजिनली इसको इसके रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? एट लास्ट हम इसको 1/7 की फॉर्म में लिखते हैं, बिल्कुल इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो अगर मुझे रैशनलाइज करना है, 4/28 को बताना है कि ये रैशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1/7 आएगी, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम P/Q फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखेंगे, तो वो हमेशा हमारे पास क्या होगा? को प्राइम, जो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे वो हमेशा को प्राइम नंबर्स ही हमारे पास होंगे, ठीक है। तो हमने अब चलेंगे अपने प्रूफ की तरफ। हमने क्या किया? हमने मान लिया कि √2 किस फॉर्म में है? P/Q की फॉर्म में है। यानी कि मैं यहां पे लिखता हूं दैट इज √2 जो है वो P/Q के इक्वल है, ठीक है। इन सब के बाद, और उसमें P और Q क्या होंगे? को प्राइम नंबर है, मतलब इनका HCF सिर्फ और सिर्फ कौन है? 1, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों को, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? √2Q इज इक्वल टू P, ठीक है। इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1, आगे इसका यूज करेंगे। अब मैं यहां पे स्क्वायरिंग करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा जब स्क्वायरिंग करेंगे? √2 इंटू Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। तो यहां पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, विच इंप्लाइज Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां से हमें क्या दिख रहा है? देखेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों इस स्टेप पे। यहां पे क्या हमारे पास? मैंने लिखा Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब P हमारे पास क्या था? P कोई नंबर है जिसको 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 2 एक प्राइम नंबर है, और एक प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, दैट इज 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। 2 किसको डिवाइड कर रहा है? P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और मैंने अभी थ्योरम में पढ़ाया था कि अगर कोई एक 2 एक प्राइम नंबर है, ये सभी को मालूम है। अगर कोई भी प्राइम नंबर एक किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो देन 2 जो है वो डिवाइड करेगा P को भी। 2 किसको डिवाइड करेगा? P को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब 2 अगर P को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब जब 2 P को डिवाइड करेगा तो वो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू देगा। डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब क्योंकि P की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ A है। से लिख दिया। से मीन्स हम मान रहे हैं, सुपोज कर रहे हैं कि जब P को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी A कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर। इसमें डेसिमल पॉइंट, मतलब हमारे पास A की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में भी आ सकती है और इंटीजर फॉर्म में भी आ सकती है, तो उसमें कोई हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो P/2 हमें किसके इक्वल मिल गया? A के इक्वल मिल गया। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो P मुझे क्या मिल जाएगा? 2A के इक्वल मिल जाएगा। और अब मैं इस 2A को
p इज इक्वल टू 2a को फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ p, जो कि कौन है 2a, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 2q इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, तो दोबारा से स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये बनेगा अंडर रूट 2 इंटू क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसल, 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पे मैं 4 को इस तरफ ले आऊंगा, तो मेरे पास आएगा 2q स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहां से ये कट जाएगा 2 से, तो हमारे पास ये बनेगा q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अब यहां पे अगर मैं इसको देखूं, q का स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि q का जो स्क्वायर है वो भी एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देन 2 डिवाइड्स q। अगर 2 q के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 q को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि q अपॉन 2 जो हमारे पास आएगा उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसको हम मान लेते हैं b। उसको क्या मान लेंगे हम, b मान लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि q जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल बनेगा, हमारे पास 2b के इक्वल बनेगा, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 के इक्वल रख देता हूं। ठीक है, हां जी, तो अब देखेंगे अब क्या बनेगा। अब देखो p की वैल्यू हमें मिल रही है 2a, q की वैल्यू हमें मिल रही है 2b। अगर मैं p और q की वैल्यू को यहां पे सब्सटीट्यूट कर दूं, ठीक है, तो देयरफॉर क्या आएगा, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q, विच इंप्लाइज अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2a अपॉन 2b। ठीक है, मगर क्या था हमारे पास, मगर हमने बोला था कि p और q को प्राइम्स हैं। यहां पे p की वैल्यू और q की वैल्यू में कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहां से हम देखेंगे हियर, तो यहां पे ऐसे लिखते हैं, सिंस p एंड q आर को-प्राइम्स, क्योंकि हम जानते हैं कि p और q क्या है, को-प्राइम्स हैं, बट so there must be no common factor between p and q other than 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें नहीं होना चाहिए। बट लेकिन क्या हो रहा है, बट 2 is a common factor between p and q, so इसीलिए so here arises a contradiction अराइज हो रही है यहां पे, किसकी वजह से, ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption, ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption, हमारी गलत सोच की वजह से क्या हो रहा है, यहां पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। ठीक है, और वो हमारी सोच क्या थी, दैट अंडर रूट 2 इज रैशनल, कि अंडर रूट 2 रैशनल है। हमने अपने आप को गलत प्रूव कर दिया कि अंडर रूट 2 क्या है, रैशनल है। तो सही क्या होगा कि अंडर रूट 2 इररेशनल है। तो उसको आप लिख दोगे, मेरे यहां पे जगह खत्म होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं कहीं पे,
उससे पहले बच्चों आप इस वीडियो को पॉज करके प्लीज इस पूरी की पूरी थ्योरम को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं उसके बाद यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। देयरफॉर √2 इज इररेशनल। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर यहां पे आपने पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्यू स्क्वायर का क्या हुआ? बच्चों क्यू स्क्वायर का कुछ नहीं हुआ, हमने सिर्फ इसको पिक किया यहां पे। ठीक है, इसके बारे में बात की क्योंकि इसको एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा था, तो उससे हमारे पास जो भी सिचुएशंस बनी उनको हमने सब्स्टिट्यूट किया और फिर हमने यहां पे भी वैसा ही किया यहां पे। ठीक है, तो इसमें कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल, ये इसी तरह से थ्योरम हमारे पास सॉल्व होनी थी। ठीक है, तो आप इस थ्योरम को नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो बच्चों हमारे पास है, √2 की जगह पे उन्होंने हमें बोला है कि √3 इज इररेशनल। ये हमारे पास आपकी बुक पे ये थ्योरम नहीं है, ये एक एग्जांपल है, दैट इज एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9। तो एग्जांपल नंबर 9 में आपको प्रूव करना है कि √3 इररेशनल है, तो आप कर सकते हो, सेम मेथड यूज होगा। यहां पे आपने √3 को रैशनल एज्यूम करके उसी तरह से चलना है, और आपको पता है 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो हो जाएगा। ठीक है, तो आप करिए इसको, आपने डू इट योरसेल्फ। ठीक है, अब इसी तरह से आपकी जो बुक पे एक्सरसाइज 1.3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, 1.3 एक्सरसाइज की बात जब हम करेंगे, उस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है जिसमें आपने प्रूव करना है कि √5 इज इररेशनल। तो सेम मेथड है बच्चों, सेम। 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो कर सकते हैं आप उसको, तो करिए उसको भी। ये 2 क्वेश्चंस आपको इसी तरह से होमवर्क करने हैं। ओके, हम अब मूव करेंगे अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल 10 बहुत आसान है। कहते हैं एग्जांपल 10 में बोला है इन्होंने, शो दैट 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इररेशनल। तो 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहां पे हमारे पास एक 5 रैशनल नंबर है और √3 इररेशनल नंबर है। हमें प्रूव करना है कि इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो इररेशनल है। तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, अलजेब्रा ऑफ इररेशनल नंबर्स, रैशनल एंड इररेशनल, कि जब हम एक रैशनल में से एक इररेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास एक इररेशनल नंबर ही आता है, या फिर हम रैशनल नंबर में से एक इररेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो तब भी हमारे पास रिजल्ट कौन होगा, एक इररेशनल नंबर ही होगा। जब हम एक रैशनल नंबर को एक इररेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या होता है, एक इररेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम एक रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे एक इररेशनल नंबर के साथ तब भी रिजल्ट हमारे पास एक इररेशनल नंबर ही होता है। तो ये कुछ हमारे पास अलजेब्रा है। इसमें ये मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स अपनी उस वीडियो में समझा दिया है, बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, तो वहां से आप लोगों ने इसको पढ़ना है। तो अभी हम जो चीज प्रूव करने जा रहे हैं हम उसी को करेंगे, और ये भी हमारे पास मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही होगा। तो देखेंगे, आसान सा प्रूफ है इसका, कैसे करेंगे वही मान लेंगे कि 5 माइनस √3 इररेशनल नहीं है, तो कौन है, एज्यूम करेंगे, एज्यूम 5 माइनस √3 इज रैशनल। क्या है ये, एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है देन 5 माइनस √3 कैन बी expressed in the form P upon Q where Q not equals to 0। मतलब that is 5 माइनस √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q। और मैंने क्या बताया, वेयर P एंड Q आर क्या होने चाहिए, कोप्राइम्स। क्या होने चाहिए, कोप्राइम्स। ठीक है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 5 माइनस √3 मैं यहां पे क्या करूंगा, √3 को उस तरफ ले जाता हूं, P अपॉन Q को इस तरफ लेके आता हूं, तो मेरे पास बनेगा यहां पे
5 माइनस पी अपॉन क्यू। मैंने क्या किया, इस पी अपॉन क्यू को मैं इस तरफ ले आया तो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, और इस अंडरूट माइनस अंडरूट 3 को उस तरफ ले आऊंगा तो ये नेगेटिव से किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। करेंगे इसको, एलसीएम लेंगे इसका क्यू, तो ये हमारे पास आएगा 5q माइनस पी इज इक्वल टू अंडरूट 3। अब देखो, अब हमने अभी प्रूव किया अंडरूट 2 एक इर्रेशनल नंबर था, लेकिन यहां पे अंडरूट 3, और मैंने आपको होमवर्क भी वही दिया हुआ है कि अंडरूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है और ये प्रूव होगा, और उस प्रूफ से हमें पता चल जाएगा कि अंडरूट 3 इज इर्रेशनल। अब क्या एक इर्रेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? कैसे इस नंबर को रैशनल बोल रहे हैं? 5 रैशनल है, माइनस पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर की फॉर्म में है, पी भी इंटीजर है, क्यू भी क्या है, इंटीजर है। तो उसी वे में सेम मेथड से मैंने कुछ भी नहीं किया, एलसीएम ले लिया। तो जब मेरे पास 5 इंटू क्यू होगा तो कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी, उसमें से एक इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेगा तो हमें वापस में रिजल्ट भी इन दोनों का एक इंटीजर ही मिलेगा, डिवाइडेड बाय क्यू इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास कुछ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है, और ये अंडररूट 3 के इक्वल है। आ गई ना कॉन्ट्राडिक्शन? यहां पे एक रैशनल नंबर एक इररेशनल नंबर के इक्वल है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू एन इर्रेशनल नंबर। कि हम जानते हैं कि एक रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो सो हियर arises a contradiction किस वजह से? ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption। और हमारी रॉन्ग assumption क्या थी? दैट 5 माइनस अंडररूट 3 इज रैशनल। हमारी गलत सोच क्या थी कि 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज अ रैशनल नंबर। क्या है ये? एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो कौन सा हुआ? अंडररूट 3 इज इररेशनल। तो बच्चों यहां पे इस एक्सरसाइज में हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, जो नॉन परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमारे पास होते हैं वो भी इररेशनल है, और किसी एक रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का जो अलजेब्रा है उसमें भी हमें इररेशनल नंबर ही मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जांपल 10। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, now we are moving to our next example, that is example number 11, जिसमें कहा हुआ है कि show that 3 under root 2 is irrational। तो सेम मेथड है बच्चों इसको भी करने का, कुछ हमें और नहीं करना। तो इसको भी हम सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे क्या है इसमें। show that square root of 3 under root 2 3 square root of 2 is irrational। तो यहां पे भी हम assume करेंगे, assume 3 under root 2 is rational। अगर 3 under root 2 is एक रैशनल नंबर है, अगर 3 under root 2 एक रैशनल नंबर है तो क्या होगा? therefore 3 under root 2 is equal to p upon q, where q not equal to 0 and p and q are co-primes। ठीक है, तो 2 को यहीं पे रखते हैं, 3 को वहां पे ले जाते हैं, हमारे पास आएगा अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन 3q। ठीक है ना, तो यहां पे भी एक इररेशनल नंबर रैशनल के इक्वल आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहां पे सेम वैसे ही, वी नो दैट a rational number and an irrational number cannot be equal या सेम, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो
therefore या so here arises a contradiction that, क्या कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रही है यहां पे, दैट कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से अराइज हो रही है, ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption that क्या कि 3√2 इज रैशनल, और हमने क्या गलत अज्यूम करके चले थे कि 3√2 एक रैशनल नंबर है, तो देयरफॉर 3√2 इज इररेशनल. So this is all about the introductory part and solution of some examples of exercise 1.3. Okay students, now we will moving towards our exercise 1.3. एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें प्रूव करना है कि √5 एक इररेशनल नंबर है, तो आप आसानी से कर सकते हैं. सेकंड है 3 + √5 इज इररेशनल, तो जैसे हमने एग्जांपल इससे पीछे वाली एग्जांपल की एग्जांपल 10 उसी तरह से करेंगे. और थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हैं, तो आप देखिए इनको और सॉल्व करने की कोशिश करिए. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर कहीं पे डाउट आता है तो कमेंट करिए वीडियो में, मैं आपको उसकी वीडियो अपलोड करके आपके डाउट्स क्लियर करूंगा. ओके, नो थैंक यू स्टूडेंट्स.